नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविध्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे अनसीन पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे, अलग अलग प्रकार और कुछ एग्जांपल्स की सहायता से उन्हें देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार। ध्यान रखें, इसको हिंदी में कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। ओके, सो क्या है इसकी डेफिनेशन? सबसे पहले देखते हैं, द यूज ऑफ सेम साउंड। ध्यान रखें, साउंड की बात हो रही है। द यूज ऑफ सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर नियर ईच अदर। ओके, यानी कुछ ऐसे साउंड्स का सेम होना। ठीक है, जैसे आपने वो पढ़ा होगा, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो च च च यहाँ पे सेम हो रहा है। या फिर खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसी प्रकार से जब हम बात कर रहे हैं कि अगर सेम साउंड है एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर नियर टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज एलिट्रेशन। लेकिन यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि जो रिपीटेशन हो रहा है साउंड का, वो कैसा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट का होना चाहिए, यानी ए ई आई ओ यू से जो के साउंड के अलावा जितने भी साउंड रिलीज होंगे वो किस में आ जाएंगे? एलिट्रेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। सिंपल से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। Sarah's 7 siblings like to sing। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एस जो है उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार शी सेल्स सी शेल्स। ठीक है, सी शेल सेल्स शी शेल्स। तो यहाँ पर देखिए वह क्या कर रही है? सेल्स यानी बेचना, सी शेल्स यानी सीपियां जो होती है उसे बेच रही है। तो आप यहाँ पर भी देखिए कि एस 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 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है और वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। निक नीडेड न्यू नोटबुक। निक नीडेड न्यू नोटबुक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सो एलिट्रेशन हिंदी में अनुप्रास अलंकार, जिसे हम कहते हैं रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, इसे कहा जाता है। और ये हमेशा पहला जो कोई भी वर्ड की जो शुरुआत होती है ना, बिगिनिंग वाला लेटर जो होता है उसी में पाया जाता है। फ्रेड फ्राइड फ्रॉक्स। किटी कैट। ठीक है, अब किट कैट बोलते हैं, वो भी एक एलिट्रेशन हो सकता है। फिश फोबिया। यहाँ पर ध्यान रखिए कि हर बार ऐसा नहीं कि कोई लेटर जो है वो सेम लेटर आया और उसके अकॉर्डिंग ही आप अनुप्रास अलंकार या एलिट्रेशन बता दें। कई बार आपको साउंड के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। जैसे कि यहाँ एफ का प्रयोग किया गया है फ, और यहाँ पर फोबिया के लिए पी एच का प्रयोग हुआ है, तो फिश फोबिया ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होगा। लेकिन इससे अगला जैसे एग्जाम्पल है, जैसे 30 टाइपिस्ट। अब यहाँ पे थ है और यहाँ पे टाइपिस्ट ट है। अब दोनों में भले ही टी टी जो है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कई एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो कि एलिट्रेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द कंगारू किक्ड द किड। सो क की ध्वनि जो है यहाँ पर निकल रही है, तो बिल्कुल ये भी एलिट्रेशन के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से द बॉयज आर बिजी बाउंसिंग बास्केटबॉल्स। द बॉयज आर बिजी इन बाउंसिंग बास्केटबॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट है माई डियर डियर इज डियर। ठीक है, माई डियर डियर इज डियर। तो यहाँ पर डी का जो साउंड है वो आप देख सकते हैं बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए वो एलिट्रेशन के अंतर्गत आ जाएगा। अब इससे विपरीत हम दूसरा देखते हैं जो कि क्या कहलाता है? एजोनेंस। सेकंड जो हम एग्जांपल देख रहे हैं, सेकंड जो हम टाइप देख रहे हैं वो किसका हो जाएगा? एजोनेंस, द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स। यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट साउंड देखा था। एजोनेंस जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वर साम्य। क्या कहेंगे हम? स्वर साम्य। तो एजोनेंस जो है रिपीटेशन ऑफ द वोवेल साउंड, यानी ए ई आई ओ यू, इन वोवेल साउंड का अगर रिपीटेशन होता है तो वो एजोनेंस में आएगा। जैसे कि एमी एक्चुअली अराइव्ड ऑन टाइम। यहाँ पर ए जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार से इन द समर आइसक्रीम इज इनक्रेडिबल इररेजिस्टिबल। ठीक है ना, वही गर्मियों में आइसक्रीम जो होती है वो अद्भुत रूप से बहुत अच्छी लगती है, तो उस संदर्भ में यहाँ पर आया है। इसी प्रकार से दे वेयर यूनिक यूनिफॉर्म। तो यूनिक यूनिफॉर्म जो है
वो इसके अंतर्गत आएगा, एजोनेंस का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट। तो क्लैप, हैंड्स एंड स्टैम्प, तो ए जो है उसकी बार बार रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट है ट्राई। अब देखिए ट्राई, अब भले यहाँ पर वाई है लेकिन बोलने में प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो क्या होगा, ट्राई टू लाइट द फायर। तो आई जो है वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन। सो द रेन, स्पेन, मेन एंड प्लेन, सो ऑल आर द रिपीटेशन फॉर्म्स ऑफ वोवेल साउंड। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउ इज योर काउ नाउ। ठीक है, हाउ इज योर काउ नाउ, तो यहाँ पर भी एजोनेंस का यूज हुआ है। तो दो प्रकार हमने देख लिए, तीसरा प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट है सिमिले। सिमिले जिसे हिंदी में कहा जाता है उपमा अलंकार। ओके, उपमा अलंकार कहा जाता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक। ठीक है, दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना करना एज का प्रयोग करके या फिर लाइक का प्रयोग करके। याद रखें, सिंपल सा एग्जांपल आपने गाना सुना होगा, कोयल सी तेरी बोली। ठीक है, तो कोयल के समान अगर तुम्हारी बोली है, यानी मीठा अगर कोई बोलता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं भाई, हमने सामने वाले को किसी पर्टिकुलर जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक है उससे तुलना की है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाने से समझाने की कोशिश मैं कर चुकी हूँ। द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हमने ऑक्स कह दिया है। जो ग्रेट खली है इतना लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स, तो हमने क्या करी, तुलना कर दी है। इसी प्रकार से द ग्लो ऑन हिज फेस, ठीक है, उसका फेस पर जो ग्लो है वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन। इसका मतलब हमने तुलना किससे करी है, चेहरे की चमक की सनशाइन से तुलना कर दी है। इसी प्रकार से राम फॉट लाइक अ लायन, राम जो है शेर की तरह लड़ा। ओके, तो यहाँ जब हम तुलना करते हैं, तुलना करने के लिए एज या लाइक का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर सिमिले होगा। अब अगला एक और इसी से मिलता जुलता देख लेते हैं, मेटाफोर। मेटाफोर जिसे रूपक अलंकार कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे हम, रूपक अलंकार। हिडन कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स that are unrelated but share some common characteristics। एक तो यहाँ पर as का प्रयोग नहीं होकर या फिर like का प्रयोग ना होकर, अगर हम किसी दो अलग अलग चीजों को उसी के समान एग्जैक्टली मान लें तो वहां पर ये हो जाएगा मेटाफोर। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि राम जो है वो शेर की तरह लड़ा, लेकिन हमने कह दिया कि राम है ही शेर। ठीक है, गाना अगर हम देखेंगे, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, यानी तुम मम्मी के जैसे नहीं हो, तुम पिता के जैसे नहीं, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ठीक है, तो जब ऐसी बात आ जाती है कि पर्टिकुलर जो चीज है उसी को एग्जैक्टली दूसरा मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होगा। एग्जाम्पल, यू हैव हार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, मतलब तुम्हारा सोने का हृदय है। तो ऐसा तो नहीं कि भाई वास्तव में वो सोने का हो जाएगा, इसका मतलब तुम बहुत काइंड हार्टेड हो या दयालु हो, अच्छे इंसान के लिए बात हो सकती है। तो यू हैव हार्ट ऑफ गोल्ड। इसी प्रकार से कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान का जहाज कहलाया जाता है। तो हमने एक चीज की, एक थिंग की तुलना सेम एग्जैक्टली दूसरे से कर दी है। तीसरा, दिस क्लास इज अ जू। ठीक है, ये क्लास तो पूरी, कई बार जब क्लास में तो बच्चे इधर उधर अपनी जगह पर नहीं बैठे होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होता है, तो क्या बोलता है टीचर कि दिस क्लास इज अ जू। तो ऐसा तो नहीं कि वास्तव में वो कोई क्या कह सकते हैं, जू हो गया। यहाँ पर बात हुई है कि बस जू कह दिया है। हाँ, इज अगर यहाँ पर ही होता कि लुक लाइक अ जू, देन वो सिमिलर होता। लेकिन अगर ये बोला गया है दिस क्लास इज अ जू, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाफोर का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। राम वॉज अ लायन इन द फाइट। ठीक है, राम लुक्स लाइक लायन, देन सिमिलर होगा राम वॉज लायन इन द फाइट। तो ये क्या हो जाएगा, मेटाफोर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों का, एज या लाइक लग के, सिमिलर होगा, और हमने डायरेक्टली किसी एक चीज को दूसरा ही मान लिया है, तो वो मेटाफोर का एग्जाम्पल माना जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, जिसे कहा जाता है मानवीयकरण। इसका मतलब ये है कि अगर
किसी अजीवित चीज या प्राकृतिक सौंदर्य को मानवीय रूप दिया जाए उसे कहा जाएगा पर्सोनिफिकेशन। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ, ठीक है, उन्हें एक जीवित जीव की तरह मान लिया जाए, अजीवित वस्तुओं को भी उन्हें क्या कहा जाएगा, पर्सोनिफिकेशन कहा जाएगा। प्रकृति प्रदत्त जो चीजें हैं उनको मानवीय रूप अगर दिया जाए तो उसे ही पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, तुम्हें लगातार हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर, ठीक है, ताकि क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो तुम्हारा जो डोर है वो खटखटाती रहेंगी। तो ऐसा तो नहीं कि अपॉर्चुनिटी कोई जीवित वस्तु है। एक तरीके से हमने क्या है कि जो बात हम कहना चाहते हैं उसे और अच्छे तरीके से कहने के लिए और बढ़िया तरीके से या एक इफेक्ट डालने के लिए हमने इस तरह की लाइन बोली कि अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर। तो अपॉर्चुनिटीज जो है वो दरवाजा खटखटाती रहेंगी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दरवाजा वास्तव में आपके कोई अपॉर्चुनिटी खटखटाएगी। ये समझने की बात है कि हाँ भाई, अगर आप हार्डवर्क करोगे तो कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। इसी प्रकार से द सन स्माइल, वैसा तो है नहीं कि जो सूरज है वो स्माइल करेगा, ठीक है ना, सन स्माइल एंड चेस्ड अवे एंग्री क्लाउड्स। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। अगला है राइम्स, ठीक है, राइम्स जिसे क्या कहा जाता है, लयबद्धता। लयबद्धता मीन्स बहुत सिंपल है, रेगुलर रिपीटिशन ऑफ द सेम वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। अगर जनरली पोएम में ये होता है, आपने राइम देखी होंगी कि जो लाइन होती है ना उसके लास्ट में सेम वोवेल या कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया जाता है ताकि एक लयबद्धता आ सके कविता में। जैसे कि चेरी, बेरी, मैरी, इन तरह के प्रयोग लाइंस का एंड में प्रयोग कर सकते हैं। कई बार बीच में भी प्रयोग किया जाता है राइम्स का सेंटेंस के। फेस, प्लेस, रेस, कुक, हुक, लुक या फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में भी आप देख सकते हो कि राइम का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे और एग्जाम्पल्स के थ्रू इनकी डेफिनेशंस को समझने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।